कि कश्मीर में एक वाल्मीकि समाज है जो 76 साल से मतदान नहीं कर पाया था। अब की बार पहली बार उसने मतदान किया है। कश्मीर में वाल्मीकि समाज ने इतिहास में पहली बार वोट किया है। कश्मीर के हुक्मरान कश्मीर में वाल्मीकि समाज को वोट करने का अधिकार नहीं देते। सोचिए, आज अब तक भारत में ये सब होता रहा और हमारी सरकारें तमाशा देखती रहीं और दलित उत्थान की बातें करती रहीं। भला हो उस सरकार का जिसने कश्मीर से धारा 370 हटाकर कश्मीर के वाल्मीकि समाज को वोट देने का अधिकार दिया। इतिहास में पहली बार कश्मीर का वाल्मीकि समाज वोट दे रहा है। हमारे देश के नेता क्या क्या नहीं बोलते हैं दलित उत्थान के बारे में, दलितों के विकास के बारे में, लेकिन कश्मीर में दलितों का वोट का अधिकार नहीं था। ये तमाचा कांग्रेस के उन राजा महाराजाओं, रानी और युवराजों के मुंह पर है जो हमेशा दलितों की सिर्फ बातें करते हैं लेकिन अधिकार नहीं देते। लेकिन धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के वाल्मीकि समाज को वोट का अधिकार मिल गया है। यह देखकर अच्छा लगता है। आपने सोचा था कभी पहले कि कश्मीर में इस दलित वाल्मीकि समाज को वोट का अधिकार नहीं था? आज से पहले कहां, किसको पड़ी है सोचने की? बस हमें तो लगता है कि जो तथाकथित दलित उत्थान की बातें बताई जाती हैं वही सच है। कभी आपको राहुल गांधी या कांग्रेस ने बताया कि कश्मीर में वाल्मीकि समाज को वोट का अधिकार नहीं है? कैसे बताते? क्योंकि इससे तो उनकी पूरी पोल खुल जाती। लेकिन बात यही नहीं रुकी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो फिर से धारा 370 को हटा ले आएंगे वापस। सोचिए, फिर से ये लोग इन वाल्मीकि दलितों के वोट करने के अधिकार को फिर से छीनना चाहते हैं। ये सब क्यों किया कश्मीर में कांग्रेस ने? क्योंकि कांग्रेस कश्मीर में दलितों के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिमों के हक की बात करती आई अब तक। लेकिन चलिए, इस वाल्मीकि समाज को उम्मीद थी कि कभी तो कोई आएगा जो हमारी बात सुनेगा, लेकिन उनकी सुनी गई और कश्मीर के कलंक धारा 370 को कश्मीर से हटा दिया गया। आज सभी वाल्मीकि समाज के लोग वोट कर रहे हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। तो चलिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए और भी मेहमान रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें कि ये मामला क्या है। जम्मू कश्मीर की बहु विधानसभा में वाल्मीकि समाज के लोग अहम फैक्टर साबित होने वाले हैं। बहु विधानसभा सीट में वाल्मीकि समाज के 10,000 वोटर्स हैं, लेकिन इन 10,000 वोटर्स को कभी वोट डालने का अधिकार मिला ही नहीं। अब सभी 10,000 वोटर्स पहली बार वोट डाल रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद सभी को वोट का अधिकार मिल गया है। इससे पहले किसी के पास वोट का अधिकार नहीं था। दिल्ली और कश्मीर के हुक्मरान कहते थे कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। कभी कश्मीर के पाकिस्तान परस्त नेताओं ने भी इनकी बात नहीं की। ये बड़े शर्म की बात है। भारत को तो पता भी नहीं है कि वहां दलितों को वोट करने का अधिकार ही नहीं था। ना कि वाल्मीकि समाज को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इनके साथ दो समाज और थे जुड़े हुए, एक गोरखास और वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी। अच्छा, इनको इस किस्म का कानून बनाया था इन्होंने कि ये लोग सभी 47-48 के बाद यहां पर आए। मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी आफ्टर 47 आए इधर, और इन्होंने डेडलाइन क्या कर दी, पीछे डेट कर दी 1946 में जो लोग यहां पर हैं उनको ये अधिकार मिलेंगे। देखें कितनी चालाकी से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार आई, वो खसूसी पर शेख अब्दुल्ला के हाथ में जब आई है पावर, तो उन्होंने इतनी चालाकी से वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज, क्योंकि वो 47 के बाद आए, कोई अधिकार नहीं, गुरखास और ये जो अपने वाल्मीकि समाज के थे लोग, क्योंकि ये पंजाब से लाए गए थे, गुरखास नेपाल से लाए गए थे, या हमारे जो उत्तराखंड से जहां जहां भी ये गुरखास रहते हैं वहां से लाए गए थे। महाराजा की फौज में थे कुछ लोग, और कुछ सफाई कर्मचारी ये पंजाब से लाए गए थे। तो इनको तो सेक्शन 35A जिसको हमने 370 और 35A कहती हैं, 1954 में सेक्शन आर्टिकल 35A जो बैकडोर से लाया गया था विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसी तरह इंसर्ट किया था। तो इन लोगों का कोई अधिकार नहीं था, कोई नौकरी नहीं, कोई वोटिंग राइट नहीं, कोई पढ़ाई में वजीफा नहीं, कोई कुछ भी नहीं था इनके पास।
तो ये सरकार आई क्योंकि इन्होंने स्टडी की, स्टडी सेंटर में लोगों ने किया कि भाई वजह यहाँ पर क्या है। तो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 इन लोगों को राइट्स दिए गए हैं, पढ़े लिखेंगे, इनको नौकरियां मिलेंगी। जो सफाई कर्मचारी था वो सफाई कर्मचारी के बिना कुछ काम कर ही नहीं सकता था, जो वाल्मीकि समाज का था, चाहे एमए पास हो, उसको कोई दूसरा काम नहीं था। गोरखास को कोई नौकरी नहीं थी, तो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज को कोई नौकरी कुछ नहीं थी। राइट टू वोट नहीं है तो नौकरी कहां से लगेगी। तो मेरा ख्याल है आज का जो इलेक्शन है जम्मू में हुआ है या इधर हुआ है, जो भी इन लोगों को अधिकार मिले हैं, ये हिस्टोरिक ओकेजन है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को राइट टू वोट मिलता है किसी कंट्री का, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल उस पूरे समाज में आज खुशी का माहौल होगा, क्योंकि पहली बार उनको जिंदगी में 76-77 साल हो गए हैं, पहली बार वो उन्होंने देखा होगा कि वोट कैसे डालते हैं, और अपने आप में गर्व फील किया होगा कि हमें भी अब ये राइट मिल गया है। तो मेरा ख्याल है ये इस सारे का क्रेडिट जो है हमारे। देखिए, ये कांग्रेस ने कभी आपको बताया, या वहां के किसी जो राजनीतिक दल है वहां के कश्मीर के, चाहे फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती, फलाने ढिमकाने जितने भी हैं, ये कभी इन्होंने बताया कि वहां उन वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है? पिछले 77 साल से उन गोरखाओं को वोट करने का अधिकार नहीं है? उन तो आपने जैसे वो बताया कि डेट को बड़ी चालाकी से आगे बढ़ा दिया इन लोगों ने। बिल्कुल। देखिए किस तरह से साजिश रची गई, किस तरह से साजिश रच के उन लोगों को अपने देश में बेगाना छोड़ दिया गया। ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं ना कि हम सबको साथ लेके चलते थे, ये था साथ लेके चलना। नहीं, उसका कारण क्या था कि वो सभी लोग हिंदू थे, वो सभी लोग हिंदू थे, वो उसमें से मुसलमान नहीं थे लोग। और राजेश जी, सितम जरीफी किया कि शेख साहब ने एक बिल लाया असेंबली में, रीसेटलमेंट बिल, जिसको चैलेंज किया था भीम सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में, कि यदि कोई पाकिस्तान से पीओजेके से कोई आता है तो उसको हम यहां सेटल करेंगे, लेकिन जो बेचारे रिफ्यूजी आए हैं उनको कोई राइट नहीं। क्या क्या विडंबना थी। ए स्टेट विद इन ए स्टेट, ए नेशन विद इन ए नेशन, मतलब मुल्क के अंदर एक नया मुल्क बनाया था। बेशक 370 के अंदर उसको प्रोटेक्शन देकर एक नया मुल्क इन कांग्रेसियों ने बनाया था, और जिसको सिरमौर शेख अब्दुल्ला थे कि भाई ये आस्ता 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 इस मुल्क को खत्म करना है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। और जितने भी बाहर के लोग आए हैं, जितने भी बाहर के लोग आए, और जैसे रोंगिया आए हैं या बाहर के और बाकी मुस्लिम्स आए हैं, कश्मीर में उनको सेटल नहीं होने दिया, सबको जम्मू में सेटल होने दिया, ताकि जम्मू की डेमोग्राफी बदली जाए। मतलब इस किस्म का षड्यंत्र भारत के अंदर स्टेट विद इन ए स्टेट कार्य की गई, और ये सभी पॉलिटिशियन जो हैं, ये सब लोग उसमें मिले हुए थे, खुसूसी तौर पर कांग्रेस, एनसी वाले, पीडीपी वाले, कश्मीर सेंट्रिक सभी पॉलिटिशियन जो थे, वो इसी एक ताक में थे कि हमने जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलनी है और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना है, और यहाँ पर एक मुस्लिम बहुल राज्य की स्थापना करनी है, और अल्टीमेटली वी विल गेट द इंडिपेंडेंस। ये उनकी सोच थी। तो लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। बीजेपी पावर में आ गई, उनके पास मेजॉरिटी थी। आर्टिकल 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म हुआ, उसके साथ 35A जो इनको राइट देती थी वो भी लपेट में आई, सब कुछ खत्म हो गया। और ये प्रोसेस जो हिस्ट्री का एक हिस्टोरिकल जो एक स्टेप था, जो उस वक्त हमें लेना चाहिए था, जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर उस वक्त रिफ्यूज कर गए थे नेहरू को। उन्होंने साफ कहा था कि मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं, मैं 370 इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा। और नेहरू डेलिबरेटली बाहर चले गए, सरदार पटेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी। सरदार पटेल ने सोचा कि अगर ये 370 नहीं इनकॉर्पोरेट हुआ तो नेहरू कहेगा कि सरदार पटेल ने बिट्रे किया था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ही वाज डेडली अगेंस्ट इट, और उन्होंने कहा ये मेरा मुल्क के साथ गद्दारी होगी, अगर ये आर्टिकल लाता हूं मैं तो मुल्क इंडिया के साथ जो है गद्दारी होगी।
तो चलो एनी हो, देर आए दुरुस्त आए, ये एक मुस्बत जो है ये स्टेप उठाया बिल्कुल गया, बिल्कुल जिसके बिल्कुल। उन लोगों को भी देखिए, जीवन में कोई खुशी आई, उन लोगों के बिल्कुल भी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उन लोगों को भी जीवन में कुछ करने का कोई मौका मिलेगा, उनके बच्चे पढ़े पढ़े लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे और मुख्य धारा में वो आ गए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। मुझे याद है संजय जी, जिस दिन धारा 370 कश्मीर से हटी थी, तो मैंने कश्मीर के उन सभी लोगों से, क्योंकि मैंने बहुत प्रोग्राम किए थे उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान से आकर वहां बसे थे, उनको कुछ नहीं मिला, और जो ये वाल्मीकि समाज के लोग थे, दिल्ली में बुला बुला के प्रोग्राम किए। तो मुझे याद है कि मैंने जब चैनल में था मैं, तो चैनल में मैंने पूरे चैनल को, चैनल की ओर से कुछ नहीं था, लेकिन मैंने पूरे चैनल में अपने पैसे से मैंने कहा कि जाओ भाई मिठाई लेके आओ इतनी सारी, और पूरे चैनल में वो बांटो। मुझे पता था उन लोगों के बारे में, लेकिन इन्होंने किस तरह से छुपा के रखा। इन्हें शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेस के लोगों को, चाहे राहुल गांधी हो या पहले के राजा महाराजा महारानी जो भी रहे हैं उनको, कि किस तरह से वहां उन वाल्मीकि समाज को, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को तरह से, केवल बाकी जगह सबको एक जो भारत की नागरिकता थी वो मिल गई, सभी अधिकार मिल गए, लेकिन कश्मीर में नहीं मिले। जो बेचारे कश्मीर में आके बसे, कश्मीर में क्यों नहीं मिले? क्योंकि कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला अपने चेले को बिठाकर वहां उसके अनुसार कानून बना दिए, और कानून बनाकर वहां इन लोगों को बेगाना कर दिया अपने देश में। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए है मैं मोदी का कितना ही आलोचक रहा हूं, हर चीज का, कुछ भी है, लेकिन मोदी वो व्यक्ति है जिसने एक एक व्यक्ति को इंसाफ दिलाया है कश्मीर में। कश्मीर बिल्कुल में बिल्कुल। उन लोगों को जो बेचारे 76 साल से कोई अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था। वो जब वोट का अधिकार नहीं है तो उनके पास कुछ नहीं होगा। सोचिए उनके बच्चे क्या सोचते होंगे कि हम कहाँ हैं, जब वो बेचारे पैदा होते होंगे या वो रहे होंगे, क्या उनकी मानसिकता होगी, कैसे वो के वो अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से कहते होंगे कि हमें कैसे वोट करने का अधिकार नहीं है। सबको वोट बिल्कुल करने का अधिकार है, हम भी अपने देश में वोट करना चाहते हैं। तो उनके माँ बाप, उनके दादा दादी क्या कहते होंगे उन बच्चों से कि बेटा हमें वोट करने का अधिकार नहीं है। शर्म आती है ऐसे राजनेताओं पर जो देश की गद्दी पर बैठे दिल्ली में। शर्म आती है उन पर जो दलित उत्थान की बात करते थे दिल्ली से लेकर पूरे देश में। वो अपने हथियार डाल देते हैं। आज तो भारत में मीम भीम के नाम पर हथियार डाले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हथियार डाल दिए यहाँ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां एक राजीव चुन्नी जी हैं, मुझे नाम याद आ गया उनका। राजीव वो चुन्नी बहुत जी। संघर्ष कर रहे हैं इस बात का को लेके कि सर हम वहां से आए हुए हैं पाकिस्तान से और हमें कुछ नहीं मिला है। वो बड़े खुश हैं वो लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, फिर भी इनसे कई गुना अच्छा है मोदी। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बिल्कुल। बहुत आकांक्षाएं हैं मोदी से, महत्वाकांक्षा रहती हैं और रहनी चाहिए, लेकिन मोदी ने वो करके दिखाया जो ये तमाम नेता यहां बैठ के कहते थे कि धारा 370 और 35 ये तो हट ही नहीं सकता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। हटा के दिखाया देखो मोदी ने। और उसके हटने की वजह से क्या हुआ देखिए ना, उन लाखों लोगों को जो वहां बेचारे बेगानी जिंदगी जी रहे थे उनको अधिकार मिले। बिल्कुल। अंबेडकर साहब की बात बता रहे थे संजय जी, आप थोड़ा सा और बताइए उसको कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने इन नेताओं को बोल दिया था कि भाई इन उनको अधिकार दो। क्या थी वो पूरी बताइए थोड़ा सा। देखें, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो वो फ्रेम हो रहा था, बन रहा था, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर जब बात आई, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने किया था 26 अक्टूबर 1948 में, 26 अक्टूबर 1947 में, 26 अक्टूबर 1947 में, तो उसमें 3 चीजें उन्होंने कहा जी, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी एंड डिफेंस। ये 3 चीजें जो हैं वो भारत सरकार के साथ रहेगी, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबको यही दिया गया था, ये कोई अलग नहीं था।
बाकी रेस्ट ऑफ द पावर दे विल रिमेन विद द स्टेट गवर्नमेंट। खैर, लेकिन उसमें क्या हुआ कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से मिलकर एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह से जो नेहरू जी थे वो इसलिए खफा थे कि नेहरू जब जम्मू कश्मीर में एंटर होना चाहते थे, एक जगह है कवाला जो एंट्री पॉइंट था जम्मू कश्मीर का, पंजाब से जम्मू कश्मीर का जो एंट्री पॉइंट था, वहां पर महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस ने नेहरू को कश्मीर में एंटर नहीं करने दिया गया था, जिसके कारण नेहरू ऑफेंड हो गया था और हरि सिंह जी को हमेशा नीचा दिखाने के लिए वो कोई ना कोई कोशिश करता था। तो जब महाराजा ने एट द इंस्टांस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस वक्त जो आरएसएस के प्रमुख थे गुरु गोलवालकर जी, सदाशिव राव गुरु गोलवालकर जी, सरदार पटेल जी ने उनको जम्मू कश्मीर में भेजा कि आप महाराजा को समझाओ, क्योंकि महाराजा उस वक्त जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान को ऑफर किया था, विच दे एक्सेप्टेड कि ज्यों का त्यों, और दूसरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो ऑफर किया था वो इंडिया को किया था, विच इंडिया नेवर एक्सेप्टेड। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर क्या किया, उन्होंने कहा जी हम तेल भी देंगे आपको, नमक भी देंगे, सब कुछ मटेरियल देंगे आपको। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, अंडर द गाइज ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रजाकार और पाकिस्तानी आर्मी ये सब अंदर भेजना शुरू किए। दे स्टार्टेड इन्वेडिंग कश्मीर, और हमारा जो पाकिस्तान में पीओजे का जो एरिया है इस वक्त, ये हमारा मुजफ्फराबाद का एरिया है, कोटली का एरिया, वहां कत्लोगार शुरू कर दी, हिंदू सिखों का नरसंहार कर दिया उस इलाके में। आस्ता 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 वो बारामूला पहुंचे। जब बारामूला पहुंचे, वहां से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो महाराजा के उस वक्त सिपा सालार थे, उन्होंने जो है वो रोका, और महाराजा को खुद जंग में लड़ने के लिए उन्होंने कहा नहीं महाराजा बहादुर, क्योंकि हरि सिंह जी खुद जाना चाहते थे वार फ्रंट पर, लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने हरि सिंह जी को वार फ्रंट पर जाने नहीं दिया। उसका एक फंडामेंटल रीजन था कि अगर महाराजा हरि सिंह जी पकड़े जाते तो जो जिन्ना की फोर्सेस थी, इन्होंने पकड़कर ब्लैकमेल करना था, पूरा जम्मू कश्मीर जो है उनसे लिखवा लेना था अपने फेवर में। इसलिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि नहीं महाराज आप नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, उनको जम्मू डिस्पैच कर दिया। तो मेरा कहने का भाव है, जब शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने कहा नहीं शेख अब्दुल्ला लोगों को रिप्रेजेंटेटिव है, ही वाज अ रेबेलियन, महाराजा ने ही उसको भेजा था स्टाइफन पर, कहां पर, अलीगढ़ में पढ़ने के लिए। महाराजा के खिलाफ रेबेलियन किया शेख अब्दुल्ला ने। जब नेहरू ने उसको पैट्रोनेज दी तो शेख अब्दुल्ला ने वहां पर कंडीशन रखना शुरू कर दी, जी हमें जो ये महाराजा ने पहले महाराजा को डिपोज करो यहाँ पर, ही विल नॉट रिमेन हियर, और ये जो कंडीशन हम यही कंडीशन रहेंगी, बाकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आया, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे जब, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी ने बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप किया कि भाई ये जो है आप ऐसा करें, 370 स्पेशल पावर्स इनको दी जाएं। तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ लफ्जों में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं आप निकलवा सकते हैं, आर्काइव्स में है, पड़ी हुई है, पार्लियामेंट की आर्काइव्स में ये पड़ा हुआ है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने देश के साथ जो गद्दारी नहीं कर सकता, मैं नहीं, आई वोंट कंसीड, क्योंकि ये नेशन विद इन द नेशन, स्टेट विद इन ए स्टेट बनानी है, तो मैं नहीं कर सकता हूं। फिर क्या हुआ कि नेहरू जी विदेश चले गए, सरदार पटेल जी को इन्होंने क्या दिया इसकी जिम्मेवारी, और सरदार पटेल जी इस चक्कर में फंस गए कि अगर मैं नहीं करवाऊंगा, नेहरू कहेगा कि मुझे बिट्रे कर दिया है। हालांकि नेवर वांटेड इनकॉर्पोरेशन ऑफ 370। तो जब ये 370 इनकॉर्पोरेट हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर इसके सख्त खिलाफ थे, बिल्कुल सख्त खिलाफ थे, वो नहीं मान रहे थे। और 370 के, और क्या हुआ उसके साथ, भारत के जो सिटीजन्स थे जम्मू कश्मीर में परमिट लेकर आते थे। विडंबना क्या थी कि लखनपुर से इधर जम्मू कश्मीर में आने के लिए आपको परमिट था, मतलब ये एक फॉरेन नेशन बन गया था।
एक अलग नेशन बना दिया पूरी तरह। हाँ, अलग नेशन बन गया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कहा नहीं, एक मुल्क में एक ही विधान चलेगा, एक ही निशान चलेगा, दो संविधान नहीं चल सकते, एक विधान, एक संविधान, एक निशान। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त जो है, उन्होंने जद्दोजहद करते हुए यहाँ उनको अरेस्ट किया गया, किसी षड्यंत्र के तहत उनको जेल में रखा गया और उनका कत्ल किया गया, उनको मारा गया, और उसकी भी कभी इंक्वायरी नहीं हुई, जिसके कारण ये परमिट सिस्टम खत्म हुआ। और देखें कितनी खूबसूरती से शेख अब्दुल्ला ने आहिस्ता 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 इस्लामिक, क्योंकि वो नजरिया इस नजरिए से ये लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, और अमेरिकन और ब्रिटिशर के साथ षड्यंत्र रचकर वो, उसने कहा कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के साथ षड्यंत्र रचा कि मैं कश्मीर का किंग बनूंगा, मैं सुल्तान बनूंगा कश्मीर का। इसकी जैसे ही हवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की को लगी, और 1953 में ही वाज अरेस्टेड, शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया था। तो जिसके बाद उसको काफी देर अंदर रखा गया, तो जिसको कश्मीर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम, अंबेडकर साहब वाज द फर्स्ट मैन टू रिफ्यूज कंसेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर,